आज हम चर्चा करते हैं अमेरिका संविधान में प्रतिनिधि सभा पर। अमेरिका कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण ये है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्कालीन प्रतिक्रिया होती है और इसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयॉर्क राज्य से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा और व्योमिंग राज्यों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि सभा की जो रचना है, अमेरिका के मूल संविधान में लिखा गया है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उसके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकन संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ये सदस्य संख्या बढ़ती गई। अब 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारित एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होते जाने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गई ये व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमेरिका संघ की प्रत्येक इकाइयों द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो। सदस्यों के लिए योग्यता: वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। इसे स्थानीयता का नियम कहते हैं। प्रतिनिधि सभा का चुनाव: प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही विवश मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1920 में दिए गए संविधान के 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया और 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए अशिक्षित हबिशियों को ही मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार मताधिकार के संबंध में लिंग तथा रंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिए गए।
26वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए ये जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। ये अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि से पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता। वेतन। प्रतिनिधि सभा व सीनेट के प्रत्येक सदस्यों को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें क्लर्क, स्टेशनरी व कार्यालय के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा खर्च भी मिलता है। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन। अमेरिका संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रति वर्ष एक अधिवेशन आवश्यक होता है। ये 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होता है। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हो तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। जेरीमैंडरिंग। प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरीमैंडरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्र का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थनों की संख्या तो थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिए जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजय हो जाए। 1824 में एल्ब्रिज जेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और उनके द्वारा ही सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया। अतः उनके नाम पर इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जेरीमैंडरिंग की प्रथा सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और इसके द्वारा प्रतिनिधि सभा का गठन दोषपूर्ण हो गया है। जेरीमैंडरिंग को दृष्टि में रखते हुए ही बियर्स ने लिखा है कि प्रतिनिधि सभा राजनीतिक विचारों का सही दर्पण नहीं है। अमेरिका में जेरीमैंडरिंग की प्रथा पर रोष अवश्य है, किंतु अब तक इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। मुनोर ने लिखा है कि अमेरिकन राजनीति में जेरीमैंडरिंग एक दूषित तत्व रहा तथा जनता की भावना धीरे धीरे इसके विरुद्ध होती जा रही है। आज यदि दल इसका प्रयोग करता है तो स्वयं इसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सभा के गठन के बाद उसकी शक्तियां और कार्य पर। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित है, जिसका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, किंतु इसके अतिरिक्त भी उसके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। उनके कार्य और शक्तियाँ जैसे विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं,
किंतु सीनेट को इस विधेयक से संशोधित करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सर्वोपरि स्थिति देना चाहते थे, किंतु कालांतर में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के समकक्षी और व्यवहार में कभी कभी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त कर ली है। संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिका कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियाँ प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपने स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासनिक तथा संघीय न्यायालय के कार्यों की जांच कर सकती है। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिया जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। अन्य शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार में सदन की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपने कार्य प्रणाली के संबंध में नियम निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। ये सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है और उनके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि संसद 2/3 बहुमत से सदस्यों को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा जो है वो दुर्बल है। क्यों दुर्बल है, हम इस पर चर्चा करते हैं। विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिका कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध परस्पर विपरीत रूप में है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में निम्न सदन को जनता की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उस सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्राप्त होती हैं। परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। कानून निर्माण के क्षेत्र में संविधान के अनुसार अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त है, किंतु व्यवहार में एक बात के कारण सीनेट कुछ अधिक शक्तिशाली हो गई है। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है और सम्मेलन समिति में सीनेट सदस्यों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण कुछ सीमा तक निर्णय सीनेट के विचार के अनुसार होता है। वित्तीय क्षेत्र में संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, और संविधान में की गई इस व्यवस्था से प्रतीक होता है कि संविधान निर्माता वित्तीय क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सभा को ही देना चाहते थे, लेकिन सीनेट को वित्तीय विधेयक में संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है और वह अपने इस अधिकार के माध्यम से सीनेट ने संविधान निर्माताओं के द्वारा किए गए भेद को महत्वहीन कर दिया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है और सदन में परस्पर विरोध होने पर सम्मेलन समिति की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण अनेक बार वित्तीय क्षेत्र में भी सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कार्यपालिका क्षेत्र में भारत
ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और ये तथ्य द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा को नहीं, और इस बात से सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की स्थिति को बहुत अधिक निर्बल कर दिया गया है। व्यवहार में प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों की अपेक्षाकृत कम योग्यता के कारण भी एक निर्बल संस्था बनकर रह गई है। प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल सदन, प्रथम सदन। अमेरिका कांग्रेस के 2 सदनों में से सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है, तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में ये निश्चित रूप से बड़ा निर्बल है। भारत और ब्रिटेन में यद्यपि कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के 2 सदनों में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, और इसी कारण व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटेन में संसद का तात्पर्य लोक सदन से और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है। जापान और कनाडा में भी यही स्थिति है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि संविधान के द्वारा संघीय सभा के दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त की गई है, लेकिन व्यवहार में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली हो गया है। अन्य सदन जहाँ द्वितीय सदन की तुलना में प्रमुखता की स्थिति रखते हैं, प्रतिनिधि सभा को सीनेट की तुलना में गौण स्थिति प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में जो उसकी ये गौण स्थिति है, इस बात से प्रतिनिधि सभा को विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन बना दिया गया है। लास्की के शब्दों में प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित है अत्यंत असफल रही। आज हमने चर्चा की प्रतिनिधि सभा के गठन के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, और वो सीनेट से क्यों दुर्बल है, उसकी दुर्बलता के जो कारण हैं उन पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।